हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करी थी डेफिनेशन ऑफ कंपनी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी के बारे में। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। स्टूडेंट, कंपनीज का जो क्लासिफिकेशन है वो 6 बेसिस पर किया गया है, जिसमें से फर्स्ट बेस है ऑन द बेसिस ऑफ मोड सोर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि निर्माण की विधि या सृजन स्रोत के आधार पर कौन कौन सी कंपनियां होती हैं। सेकंड बेस है सदस्यों के दायित्व के आधार पर कौन कौन सी कंपनियां होती है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। थर्ड बेस है सदस्यों की संख्या के आधार पर कौन कौन सी कंपनियां होती है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। फोर्थ है नियंत्रण के आधार पर कौन कौन सी कंपनियां होती हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। और पूंजी बाजार के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल मार्केट के आधार पर कौन कौन सी कंपनियां होती हैं। और 6 कैटेगरी के अंदर जो है स्टूडेंट्स से अदर कंपनीज को रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड, ऑन द बेसिस ऑफ मोड या सोर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बेस पर कितनी कंपनियां होती हैं, कौन कौन सी कंपनियां होती है। तो स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन 3 टाइप्स की कंपनियां होती हैं। फर्स्ट की बात करते हैं अपन। पहली कंपनी होती है शाही राजपत्र द्वारा निर्मित कंपनी या चार्टर्ड कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनी जिसका निर्माण राजा के शाही राजपत्र के माध्यम से किया जाता है, उसे अपन कहते हैं चार्टर्ड कंपनी। यानी कि जिस कंपनी का निर्माण प्रभुता संपन्न किसी राजा के शाही राजपत्र के आदेश के माध्यम से किया जाता है, उसे हम कहते हैं शाही राजपत्र द्वारा निर्मित कंपनी या चार्टर्ड कंपनी। और यदि स्टूडेंट इसका अपन एग्जाम्पल देखें तो हमारे भारत में व्यवसाय करने के लिए ब्रिटेन से जो कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक चार्टर्ड कंपनी थी। इसका निर्माण जो है ब्रिटेन के राजा के माध्यम से, शाही राजपत्र के माध्यम से किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट, और इसे कहा जाता है चार्टर्ड कंपनी। और ये आपको याद रखना है, लेकिन वर्तमान में ऐसी कंपनियां नहीं हैं स्टूडेंट, इस बात का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनी, जिसे अपन बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। अगर राष्ट्रीय हित के लिए देश की संसद के द्वारा या राज्य के विधानमंडल के द्वारा किसी कंपनी का निर्माण विशेष अधिनियम के द्वारा किया जाता है या विशेष अधिनियम को पारित करके किया जाता है, तो उन कंपनीज को हम बोलते हैं विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनी। यानी कि इन कंपनियों का निर्माण जो है स्टूडेंट राष्ट्र हित में किया जाता है, या तो संसद इसके लिए क्या करती है, विधान पारित करती है, या फिर राज्य के विधानमंडल इसके लिए क्या करते हैं, विधान को पारित करते हैं। और इन कंपनियों का जो उद्देश्य होता है वो राष्ट्रीय हित होता है। तो यानी कि राष्ट्रीय हित के लिए देश की संसद या राज्य के विधानमंडल के द्वारा जो विशेष अधिनियम पारित करके जो कंपनी बनाई जाती हैं, उन कंपनीज को हम स्टैट्यूटरी कंपनी यानी कि वैधानिक कंपनी बोलते हैं। जैसे कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, राज्य पथ परिवहन निगम, विद्युत वितरण निगम, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन। ये जो कंपनीज हैं स्टूडेंट, ये इनके एग्जाम्पल हैं। और इन सब का निर्माण किसमें किया गया है, राष्ट्रीय हित के लिए किया गया है, और विशेष अधिनियम के द्वारा निर्मित ये कंपनियां हैं, इसलिए इन कंपनीज को हम स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनी या रजिस्टर्ड कंपनी। यानी कि हमने कंपनी की डेफिनेशन में भी पढ़ा कंपनी एक्ट के अंदर कि स्टूडेंट कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अनुसार रजिस्टर्ड कंपनी से मीनिंग है जो या तो कंपनी एक्ट के अंदर या इससे पहले के किसी कंपनी एक्ट के अंदर क्या हो, रजिस्टर्ड हो, उसे कंपनी कहा जाएगा। यानी कि
ये जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं स्टूडेंट, वो कंपनीज होती हैं जिनका रजिस्ट्रेशन या तो कंपनी एक्ट 2013 में या इससे पहले के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। जो रिलायंस टाटा हैं ये सब क्या है स्टूडेंट, रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, तो तीन तरह की कंपनियां हो गई। एक वो कंपनियां जिनका निर्माण शाही राजपत्र के माध्यम से किया जाता है, उन्हें हम चार्टर्ड कंपनीज कहते हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसी कंपनीज का अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट है विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनियां, यानी कि जिनका निर्माण राष्ट्र हित के लिए देश की संसद के द्वारा या राज्य के विधान मंडलों के द्वारा विशेष अधिनियम पारित करके किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनीज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, राज्य पथ परिवहन निगम, विद्युत वितरण निगम। तो ऐसे एग्जाम्पल देके आपसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट एग्जाम में कि बताइए ये किस तरह की कंपनीज हैं। तो आपको ध्यान रखना है विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनी या ये स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं, ठीक है ना। और रजिस्टर्ड कंपनीज की अगर बात की जाए तो वो कंपनीज जिनका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 में या इससे पहले के किसी कंपनी एक्ट में हुआ है, उन कंपनीज को हम रजिस्टर्ड कंपनीज कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी, तीन तरह की कंपनीज होती हैं स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं सदस्यों के दायित्व के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। यदि स्टूडेंट मेंबर्स की लायबिलिटी के बेसिस के ऊपर हम बात करें तो तीन तरह की कंपनीज होती हैं। एक असीमित दायित्व वाली कंपनी भी होती है स्टूडेंट, असीमित दायित्व वाली कंपनी। इसका जो उल्लेख है स्टूडेंट वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 92 में किया गया है। यानी कि असीमित दायित्व वाली कंपनियां वो होती हैं जिनमें सदस्यों का दायित्व क्या होता है स्टूडेंट, असीमित होता है, यानी कि उनकी पर्सनल असेट्स भी कंपनी की लायबिलिटी को पे करने के लिए काम में ली जा सकती हैं। तो उसे हम कहते हैं असीमित दायित्व वाली कंपनियां। अब हम बात करते हैं कि भाई सीमित दायित्व वाली कंपनियों की बात करें तो उसमें दो तरह की कंपनियां होती हैं स्टूडेंट। एक होती है गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी और एक होती है अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। यदि स्टूडेंट हम गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी की यदि बात करें, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, तो इसका जो उल्लेख है वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 21 में किया गया है। इसमें अंश पूंजी हो भी सकती है और नहीं भी, यानी कि इसमें शेयर कैपिटल हो भी सकती है और नहीं भी। ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। पहली बात तो ये कि इस तरह की कंपनी का उल्लेख कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 21 में किया गया है। और दूसरी बात ये कि इन कंपनीज के अंदर अंश पूंजी यानी कि शेयर कैपिटल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यदि सपोज कीजिए किसी कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर अगर शेयर कैपिटल है स्टूडेंट, तो वहां पर सदस्यों का दोहरा दायित्व हो जाएगा, यानी कि उन्हें उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य को तो चुकाना ही चुकाना है, एक उन्हें उस राशि को भी चुकाना है जो उन्होंने कंपनी के समापन पर देने की गारंटी दी है। तो ये अपन को याद रखना है। और इस तरह की कंपनी का निर्माण मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं किया जाता। इस तरह की कंपनीज का जो निर्माण है वो कला, वाणिज्य, विज्ञान, धर्म आदि महत्वपूर्ण सामाजिक हित के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए चैम्बर ऑफ कॉमर्स किस तरह की कंपनी है, तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी की कैटेगरी में आती है। तो स्टूडेंट
यहाँ पर हमने दो तरह की कंपनी सीखी दायित्व के आधार पर। एक तो असीमित दायित्व वाली कंपनी, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 92 में किया गया है। और इसमें जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व क्या होता है? असीमित होता है, यानी कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी वसूल किया जा सकता है कंपनी के लॉसेस को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है। अगर देखा जाए मेनली तो कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब है कि इस कंपनी के मेंबर्स जो हैं एक ऐसी राशि की गारंटी देते हैं जिसे वह कंपनी के समापन के समय देने का वचन देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी में शेयर कैपिटल हो भी सकती है और नहीं भी। अगर सपोज कीजिए किसी कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल है गारंटी वाली कंपनी के अंदर, तो वहाँ पर सदस्यों का दायित्व दोहरा हो जाएगा, यानी कि उन्हें अंशों के अंकित मूल्य को तो चुकाना ही है। अगर उन्होंने 100 शेयर 10 रुपये वाले खरीदे हैं तो उन्हें 1000 रुपये तो देने ही देने हैं, साथ में वो राशि भी चुकानी है जिसको चुकाने का वचन उन्होंने कंपनी के समापन के समय दिया है। अब हम बात करते हैं अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। इसका जो उल्लेख है स्टूडेंट वो कंपनी के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 22 में किया गया है। और इस तरह की कंपनीज को क्या करना पड़ता है? अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द का क्या करना पड़ता है? प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि अगर देखा जाए तो अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है और प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, इस तरह की कंपनी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर जो अंशों का दायित्व है वह उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य के ना चुकता किए गए मूल्य के तक ही होता है। यानी कि मैंने आपको उसका पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि सपोज कीजिए एक पर्सन है एक्स और उसने ABC लिमिटेड के 1000 शेयर्स परचेज किए हैं और एक शेयर की कीमत है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो यानी कहने का मतलब है अगर उसने पूरे के पूरे 10,000 रुपये कंपनी को चुका दिए हैं तो उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती, चाहे कंपनी को कितना भी लॉस हो उससे कंपनी पैसा वसूल नहीं कर सकती, क्योंकि उसने पूरे 10,000 रुपीज़ कंपनी को दे चुका है। और सपोज कीजिए अगर उसने कंपनी को यदि 6 रुपीज़ ही पे करे हैं तो कंपनी केवल उससे 4,000 रुपये ही मांग सकती है जो कि उसने अभी तक नहीं चुकाए हैं। यानी कि उसका जो लायबिलिटी है वो 10,000 तक की है। अगर उसने 10,000 चुका दिए हैं तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। और यदि सपोज कीजिए उसने 6,000 ही चुकाए हैं तो उसको केवल 4,000 रुपीज़ ही और देने हैं। अगर कंपनी का वाइंडिंग अप किया जाता है, कंपनी का समापन किया जाता है, तो उसका जो दायित्व है वो उसके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही क्या रहता है? सीमित रहता है। यानी कि उसने अगर 1000 शेयर 10 रुपये अंकित मूल्य के खरीदे हैं यानी और एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो यानी कि उसको केवल 10,000 रुपये तक की अमाउंट को ही कंपनी को क्या करना है? पे करना है। कंपनी उससे ज़्यादा पैसा उससे वसूल नहीं कर सकती, उससे नहीं मांग सकती। तो उन्हें अपन कहते हैं अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। तो यहाँ पर दायित्व के आधार पर कंपनियां स्टूडेंट कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई। एक तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसमें जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। एक गारंटी द्वारा लिमिटेड कंपनी की अगर हम बात करें तो जो मेंबर्स होते हैं उनका दायित्व उनके द्वारा वचन दी गई राशि तक ही सीमित रहता है जो उन्होंने कंपनी के समापन पर देने का क्या दिया है? वचन दिया है। और इसका एग्जाम्पल है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी की यदि बात की जाए तो वहां पर जो सदस्यों का दायित्व है वह उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही रहता है। यानी कि अगर 1000 शेयर खरीदे हैं 10 रुपये वाले तो यानी कि दायित्व बनता है 10,000 रुपये का, और 10,000 यदि पूरे चुका दिए हैं तो कंपनी एक्स्ट्रा पैसा वसूल नहीं कर सकती। और यदि सपोज कीजिए उसने 10 में से केवल 6 रुपये ही चुकाए हैं तो कंपनी उससे केवल 4,000 रुपये ही वसूल
कर सकती है, इससे ज़्यादा वसूल नहीं कर सकती, चाहे कंपनी को कितना ही लॉस क्यों ना हो जाए। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सदस्यों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये वाला इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझना है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स पर कंपनी होती है 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1% कंपनी यानी कि एकल व्यक्ति कंपनी की। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट कंपनी एक्ट 2013 में शामिल किया गया है, यानी कि कंपनी एक्ट 1956 में ये प्रोविज़न नहीं था। कौन सा? 1% कंपनी का प्रोविज़न नहीं था। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर 1% कंपनी का जो कंसेप्ट है उसको इंक्लूड किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है? युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए इस अवधारणा को कंपनी अधिनियम 2013 में अंगीकार किया गया है, यानी कि स्वीकार किया गया है, ताकि जो यंग एंटरप्रेनर्स हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी के बेसिस पर क्या कर सकें, कंपनी का फॉर्मेशन कर सकें, कंपनी का क्या कर सकें, फॉर्मेशन कर सकें और बिजनेस कर सकें। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि भाई जो 1% कंपनी है उसका जो उल्लेख है वो कंपनी एक्ट 2013 में कहाँ पर है? तो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 62 के अंदर 1% कंपनी के बारे में बताया गया है। और हमको ध्यान रखना है कि 1% कंपनी में केवल एक ही सदस्य होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं मिनिमम कितने मेंबर होंगे तो 1 और मैक्सिमम कितने मेंबर होंगे तो 1, यानी कि इसमें केवल एक ही सदस्य होता है। और सदस्य का दायित्व क्या होता है स्टूडेंट? सीमित होता है। अभी अपन ने पढ़ा कि भाई वो सीमित दायित्व के आधार पर जोखिम ले सकें और नए व्यवसाय की स्थापना कर सकें, इसीलिए इस कंसेप्ट को शामिल किया गया है। तो सदस्य का दायित्व भी क्या होता है? सीमित होता है, यानी कि लिमिटेड होता है। अगर हम डायरेक्टर्स की बात करें स्टूडेंट तो 1% कंपनी में मिनिमम एक डायरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है स्टूडेंट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि भाई एक 1% कंपनी के अंदर मिनिमम 1 डायरेक्टर तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर मेंबर की बात की जाए तो मेंबर मिनिमम भी एक और मैक्सिमम भी एक ही होता है, यानी कि एक ही मेंबर होता है लेकिन डायरेक्टर मिनिमम तो एक और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। इसमें वो सभी विशेषताएं होती हैं जो एक कंपनी के फॉर्मेट में होती हैं स्टूडेंट, यानी कि इनकॉर्पोरेटेड, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कंपनी की जो विशेषताएं हमने पढ़ी थी वो सभी विशेषताएं एक 1% कंपनी के अंदर पाई जाती हैं। और 1% कंपनी अगर देखा जाए स्टूडेंट तो प्राइवेट फॉर्म में ही इस्टेब्लिश की जाती है, यानी कि ये पीवीटी एलटीडी ही होती हैं। अगर हम और बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको एक बात याद रखनी है कि एक 1% कंपनी को एक फाइनेंशियल ईयर में 2 बोर्ड मीटिंग बुलाना क्या है स्टूडेंट? कंपलसरी है। कितनी बोर्ड मीटिंग? 2 बोर्ड मीटिंग बुलाना क्या है? कंपलसरी है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि एक 1% कंपनी को एक फाइनेंशियल ईयर में 2 बोर्ड मीटिंग बुलाना क्या है? कंपलसरी है। और इसमें एक कंसेप्ट और है, 1% कंपनी के अंदर नॉमिनी का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है स्टूडेंट? नॉमिनी का होना जरूरी है। अगर सपोज कीजिए जिस मेंबर ने ये कंपनी स्टैब्लिश की है अगर उसकी डेथ हो जाए या वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल ना हो, तो इस कंडीशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो उस सदस्य के जो शेयर होते हैं वो उसके नॉमिनी के पास क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, यानी कि सदस्य की मृत्यु की स्थिति के अंदर भाई इस कंपनी को कौन रन करेगा, इसीलिए
इसके अंदर नॉमिनी का होना क्या है, ज़रूरी है। नॉमिनी क्लॉज जो होता है वो इसके इनकॉर्पोरेशन के समय भरवाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और बोर्ड मीटिंग कितनी होनी चाहिए, एक फाइनेंशियल ईयर में 2 बोर्ड मीटिंग बुलाना कंपलसरी है, और इसमें एक ही सदस्य होता है और डायरेक्टर्स एक और मैक्सिमम 15। तो 1% कंपनी का जो कंसेप्ट है वो कंपनी एक्ट 2013 में शामिल किया गया है। अब स्टूडेंट यदि हम बात करें कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी की, ये भी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स के आधार पर ही पढ़ रहे हैं अपन। तो मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस के ऊपर कंपनी 3 तरीके की होती है, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। हमने 1% कंपनी के बारे में पढ़ा, अब हमें पढ़ना है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में। तो स्टूडेंट यहाँ पर अपन डिफरेंस को लेकर पढ़ेंगे ताकि ये आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि एक प्राइवेट कंपनी क्या होती है और एक पब्लिक कंपनी क्या होती है। लेकिन पढ़ हम किस बेसिस पर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर हम पढ़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ मेंबर्स, तो स्टूडेंट एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स तो होने ही चाहिए, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात की जाए तो नो लिमिट, यानी कि इसमें अधिकतम कितने भी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए, 7। बिना, जब तक 7 मेंबर नहीं होंगे तब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए एक पब्लिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि एक पब्लिक कंपनी में न्यूनतम 7 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और एक निजी कंपनी की यदि बात की जाए तो एक प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 200। और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट फर्स्ट वीडियो के अंदर कि पहले ये संख्या कितनी थी, 50, लेकिन इसे कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। यानी कि एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 200 तक हो सकते हैं। लेकिन एक पब्लिक कंपनी की यदि बात की जाए तो पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम कितने भी मेंबर हों इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, यानी कि मैक्सिमम कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें स्टूडेंट, तो एक पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। कितने, मिनिमम 3। अभी अपन ने 1% कंपनी की बात करी थी स्टूडेंट, तो 1% कंपनी के अंदर मिनिमम 1 डायरेक्टर तो होना ही चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात की जाए तो एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। एग्जाम में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मेंबर्स की बात कर रहा है या डायरेक्टर्स की बात कर रहा है। तो ये आपको याद करना है कि मेंबर्स अलग हैं और डायरेक्टर्स अलग हैं। डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, मेंबर्स ही अपॉइंट करते हैं। तो अगर मेंबर्स का क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर हमको ध्यान देना है। अगर वो पूछ रहा है कि बताइए मिनिमम कितने मेंबर, तो एक पब्लिक कंपनी में 7, एक प्राइवेट कंपनी में 2। मैक्सिमम अगर पूछा जाए पब्लिक कंपनी में नो लिमिट और वहां पर मैक्सिमम 200। लेकिन अगर पूछा जाए बताइए मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए एक पब्लिक कंपनी में, तो 3 और प्राइवेट कंपनी में 2 और 1% कंपनी में 1। और हमको एक बात ध्यान रखनी है कि एक पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं स्टूडेंट, 15 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। और यही लिमिट 1% कंपनी में भी है, लेकिन निजी कंपनी के लिए या प्राइवेट कंपनी के लिए ये अनिवार्य नहीं है। तो हमको मिनिमम पे ध्यान देना है, मिनिमम 3, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15 ये पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी के लिए है, और प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। इनवाइट टू जनरल पब्लिक, स्टूडेंट पब्लिक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स और डिबेंचर्स को परचेज करने के लिए पब्लिक को इनवाइट करती है, जबकि एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को
परचेज करने के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं करती, यानी कि ये कोई जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाता। एक पब्लिक कंपनी तो इनवाइट करती है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी इनवाइट नहीं करती, क्योंकि ये अपने अंशों को बेचने के लिए सामान्य जनता को आमंत्रित नहीं करती है। एक पब्लिक कंपनी को तो पूंजी जुटानी पड़ती है, इसलिए वो सामान्य जनता को आमंत्रित करती है। और जुटानी तो इसको भी पड़ती है, लेकिन इसके सदस्यों के माध्यम से ही जुटाती है। जबकि ये किसके माध्यम से, क्योंकि नाम ही क्या है, सार्वजनिक कंपनी, तो इसके लिए ये जन सामान्य को आमंत्रित करती है। जबकि ये अपनी पूंजी कैसे जुटाती है, अपने सदस्यों के माध्यम से। तो इसको पब्लिक के अंदर शेयर इशू करने की जरूरत नहीं है, जबकि इसे अपनी पूंजी जुटाने के लिए जन सामान्य को आमंत्रित करना पड़ता है। स्वतंत्र संचालक, स्टूडेंट ये अपन ने फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि कंपनी एक्ट 2013 में ये प्रोविजन किया गया है कि डायरेक्टर्स के अंदर 1/3 डायरेक्टर्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए। यानी कि वो प्रवर्तक वाली कैटेगरी के नहीं होने चाहिए, प्रवर्तकों में से नहीं होने चाहिए और प्रबंधकों में से नहीं होने चाहिए, यानी कि स्वतंत्र। तो यानी कि उनका संबंध बाहर से होने चाहिए, यानी कि आंतरिक रूप से नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि स्वतंत्र संचालक होने चाहिए। मैंने बताया कि भाई मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। अगर किसी कंपनी में 15 डायरेक्टर्स हैं, किसी पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम लिमिट जो है, तो उसमें से 5 डायरेक्टर्स जो हैं वो स्वतंत्र होने चाहिए। स्वतंत्र का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं कि वो प्रवर्तक ना हो, प्रबंधकीय रूप से ना हो, तो स्वतंत्र उन्हें कहा जाएगा जो इन दो कैटेगरी के अंदर नहीं आते। तो 1/3 डायरेक्टर्स क्या होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए। जबकि यहां पर ऐसा अनिवार्य नहीं है स्टूडेंट, यहां पर ऐसा अनिवार्य नहीं है। संचालकों के पारिश्रमिक की यदि बात की जाए स्टूडेंट, तो संचालकों का पारिश्रमिक यदि अपन देखें तो ये अपने नेट प्रॉफिट के 11% तक ही क्या कर सकती है, अपने डायरेक्टर्स को पारिश्रमिक दे सकती है। यानी कि एक पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को नेट प्रॉफिट के 11% तक ही रेम्यूनरेशन दे सकती है। जबकि प्राइवेट कंपनी 11% से अधिक भी दे सकती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एक प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर्स को नेट प्रॉफिट के 11% से भी अधिक क्या कर सकती है, रेम्यूनरेशन दे सकती है। लेकिन एक पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को 11% से ज़्यादा रेम्यूनरेशन नहीं दे सकती। और यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैंने बताया कि भाई मिनिमम 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 15, ठीक है ना। और 1% कंपनी में 1 और 15। लेकिन बस यहाँ पर डायरेक्टर्स वाले पॉइंट में एक चीज ध्यान रखनी है कि एक पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स में 1/3 डायरेक्टर्स का स्वतंत्र होना क्या है, यानी कि स्वतंत्र संचालक होना जरूरी है। जबकि यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। और ये अपने डायरेक्टर्स को अपने नेट प्रॉफिट के 11% तक ही रेम्यूनरेशन दे सकती है, और ये 11% से ज़्यादा भी दे सकती है। प्रविवरण का निर्गमन यानी कि प्रोस्पेक्टस को इशू करना, तो स्टूडेंट अपन ने ऊपर बात करी कि ये अपने अंश पूंजी को जुटाने के लिए जन सामान्य को आमंत्रित करती है। तो पब्लिक कंपनी जो होती है अपने शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं करती। तो प्रोस्पेक्टस कौन इशू करता है, पब्लिक कंपनी इशू करती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं करती है। यानी कि जन सामान्य को जब आमंत्रित ही नहीं करती है तो इसे प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। अंश हस्तांतरण की यदि बात की जाए तो एक पब्लिक कंपनी के जो अंशधारक होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो अपने अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी के जो अंशधारक होते हैं वो अंतर नियमों, इस वर्ड पे गौर करिएगा स्टूडेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम में निहित प्रतिबंधों के आधार पर ही अंशों का क्या कर सकते हैं,
हस्तांतरण कर सकते हैं। यानी कि अगर इन्हें अपने अंशों का हस्तांतरण करना है, प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को यदि अपने शेयर्स ट्रांसफर करने हैं, तो उन्हें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन एक पब्लिक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कोरम एट एजीएम। भाई एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? तो अगर पब्लिक कंपनी की बात की जाए तो इसमें 5 मेंबर्स का कोरम तो होना ही चाहिए। अगर 5 मेंबर्स होंगे तो ही एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे तो ही एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कम से कम इतने मेंबर्स तो एनुअल जनरल मीटिंग के लिए आने ही चाहिए। अगर इससे कम आते हैं तो एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट नहीं किया जाएगा। और इसमें मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है ही नहीं, और इसमें मैक्सिमम कितने हैं? 200। ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अगर एनुअल जनरल मीटिंग की बात की जा रही है कि भाई वो किस सिचुएशन में कंडक्ट होगी, तो यहाँ पर 5 मेंबर्स तो आने ही चाहिए, तभी एनुअल जनरल मीटिंग की जाएगी। और यहाँ पर 200 में से 2 मेंबर्स तो आने ही चाहिए, तभी एनुअल जनरल मीटिंग क्या होगी स्टूडेंट? कंडक्ट होगी। टर्म यूज एट द एंड ऑफ नेम, मैंने आपको बताया ये अपने नाम के अंत में लिमिटेड वर्ड का यूज करेंगे, और ये अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को लगाएगी। यानी कि जिस कंपनी के एंड में लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ होता है वो एक पब्लिक कंपनी होती है, और जिस कंपनी के नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ होता है वो एक निजी कंपनी होती है। स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? कि एक पब्लिक कंपनी को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना और उसकी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को भेजना क्या है? कंपलसरी है। जबकि इसके लिए ये कंपलसरी नहीं है, तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, देखिए स्टूडेंट कंपनी के फॉर्मेशन के जो होते हैं 4 स्टेजेस होते हैं: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल एंड कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। तो यानी कि एक पब्लिक कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चारों स्टेप पूरे करने पड़ते हैं। यानी के लिए उसके लिए कमिटमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। जबकि एक प्राइवेट कंपनी कि इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही अपना बिजनेस क्या कर सकती है? स्टार्ट कर सकती है। यानी कि ये केवल 2 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, और इसे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चारों स्टेप्स पूरे करने पड़ते हैं: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल एंड कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। यानी कि चारों स्टेप पूरे करने पड़ेंगे, और इसे केवल 2 ही स्टेप पूरे करने हैं: प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही एक इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट एक प्राइवेट कंपनी को मिल जाता है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन इसे इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद पहले सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल के स्टेप को पूरा करना पड़ता है, 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव करना पड़ता है इशूड कैपिटल का। उसके बाद इसे कमिटमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद ये बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। पेड अप कैपिटल की बात की जाए स्टूडेंट, तो 5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए मिनिमम कैपिटल, ये कंडीशन स्टूडेंट 2015 में हट गई है। यानी कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 जो आया है उसमें ये पेड अप कैपिटल की जो लिमिट है इसे हटा दिया गया है। पहले ये थी कि भाई एक पब्लिक कंपनी की पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए होनी चाहिए और एक प्राइवेट कंपनी की पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए होनी चाहिए। लेकिन प्रेजेंट में कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के थ्रू इस चीज़ को हटा दिया गया है, तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, यानी कि इसे अपने सदस्यों की सूची बनाना जरूरी है और इसे बनाना जरूरी नहीं है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो अपन को ध्यान रखना है कि इसके लिए नॉट कंपलसरी और इसके लिए कंपलसरी। यानी कि ये तो कंपनी एक्ट में दिए गए फॉर्मेट्स को फॉलो कर सकती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसे अपन कहते हैं अंतर नियम, तो उसके लिए तो पब्लिक कंपनी यदि चाहे तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो फॉर्मेट्स दे रखे हैं उसको फॉलो कर सकती है, तो इसके लिए बनाना ज़रूरी नहीं है। वो उसी फॉर्मेट को एज इट इज़ फॉलो कर लेगी। लेकिन एक
प्राइवेट कंपनी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना क्या है, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई फॉर्मेट कंपनी एक्ट 2013 में है ही नहीं। इसके लिए तो है तो भाई इसको, ये तो उसी को फॉलो कर ली, तो इसके लिए कंपलसरी नहीं है। लेकिन इसके लिए कोई फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, तो इसे तो बनाना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सारे डिफरेंसेस सिखा दिए, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक चांस होता है क्वेश्चन जो है एग्जाम में एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी के वाला ही पूछा जाता है। और खास तौर से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए, अधिकतम कितने हो सकते हैं, एक न्यूनतम संचालक कितने होने चाहिए, अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन अपन ने काफ़ी डिफरेंसेस को क्लियर किया, तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि भाई आपको अब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। और 1% कंपनी का जो कंसेप्ट है वो तो आपको याद करना ही करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कंपनी एक्ट 2013 में ही शामिल किया गया है, 1956 में तो वो था ही नहीं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट नियंत्रण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल की यदि बात की जाए तो कंपनियां तीन तरीके की होती हैं, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। अब स्टूडेंट अगर बात की जाए कि भाई सूत्रधारी कंपनी या नियंत्रक कंपनी क्या होती है, अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर 51% या 51% से अधिक अंश खरीदकर अधिकार कर लेती है, जैसे सपोज कीजिए ABC लिमिटेड है, इसने XYZ लिमिटेड के 51% शेयर्स क्या कर लिए, परचेज कर लिए। किसने परचेज कर लिए स्टूडेंट? ABC लिमिटेड ने। तो XYZ लिमिटेड तो कौन सी कंपनी बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी। और ABC लिमिटेड कौन सी कंपनी हो जाएगी? होल्डिंग कंपनी। यानी होल्डिंग कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो किसी अन्य कंपनी के 51% या 51% से ज्यादा अंश क्या करती है, खरीद लेती है। तो वो कंपनी क्या बन जाती है? होल्डिंग कंपनी बन जाती है। अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 51% या उससे ज़्यादा के अंश खरीद लेती है तो वो उस कंपनी की क्या बन जाती है? होल्डिंग कंपनी। या फिर कंपनी के संचालक मंडल के गठन में अधिकांश संचालकों की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त करके। यानी कि कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी दो तरीके से बन सकती है भाई। पहले तो मैंने आपको बताया कि वो उस कंपनी के 51% या उससे ज़्यादा अंश खरीद ले, या फिर वो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का अधिकार प्राप्त कर ले। तो फिर वो कंपनी क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया ABC लिमिटेड यदि XYZ लिमिटेड की 51% शेयर कैपिटल को खरीद लेती है या 51% से ज़्यादा, तो ABC लिमिटेड क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी। या फिर ABC लिमिटेड XYZ लिमिटेड के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने में मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का अधिकार क्या कर ले? प्राप्त कर ले। तो फिर वो क्या बन जाएगी? ABC लिमिटेड क्या बन जाएगी? XYZ लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि यहां पर दो कंडीशन है, पहली तो शेयर वाली है, या फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के अंदर अधिकार प्राप्त करने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी मैंने बता ही दिया आपको कि जिसकी अंश पूंजी के 51% या उससे ज्यादा के अंशों पर दूसरी कंपनी का अधिकार हो तो वो उस कंपनी की सहायक कंपनी कहलाएगी। यहाँ पर XYZ लिमिटेड क्या है? सहायक कंपनी है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं सहचारी या संबद्ध कंपनी या एसोसिएट कंपनी क्या होती है? जिस पर किसी कंपनी का सार्वजनिक या महत्वपूर्ण प्रभाव हो, पूंजी के कम से कम 20% भाग पर नियंत्रण रखती हो या किसी अनुबंध के अधीन कंपनी के व्यावसायिक निर्णयों के नियंत्रण करती हो। यानी कि स्टूडेंट इसको समझिए, अगर XYZ लिमिटेड
ABC लिमिटेड के 20% या उससे ज़्यादा शेयर, लेकिन 50% तक, अगर 50% से ज़्यादा परचेज कर लेगी XYZ लिमिटेड तो फिर ABC लिमिटेड उसकी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, एसोसिएटेड कंपनी की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि XYZ लिमिटेड ABC लिमिटेड के 20% से ज़्यादा लेकिन 50% तक के शेयर परचेज कर लेती है तो फिर ABC लिमिटेड XYZ लिमिटेड की एसोसिएटेड कंपनी कहलाएगी। तो दो कंडीशन है, अगर XYZ लिमिटेड ABC लिमिटेड के 50% या उससे ज़्यादा शेयर खरीद ले तो ABC लिमिटेड XYZ लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी होगी। अगर XYZ लिमिटेड ABC लिमिटेड के 20% से ज़्यादा और 50% तक शेयर खरीद ले तो ABC लिमिटेड XYZ लिमिटेड की एसोसिएटेड कंपनी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी किसे कहते हैं और एसोसिएटेड कंपनी किसे कहते हैं। इसमें एक कंडीशन और है कि अगर XYZ लिमिटेड किसी अनुबंध के अधीन कंपनी के व्यावसायिक निर्णयों पर नियंत्रण करती हो, यानी कि XYZ लिमिटेड के ऊपर XYZ लिमिटेड के पास ABC लिमिटेड के बिजनेस डिसीजंस को कंट्रोल करने का अधिकार है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, तो भी ABC लिमिटेड XYZ लिमिटेड की एसोसिएटेड कंपनी कहलाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं, सब्सिडरी कंपनी किसे कहते हैं और एसोसिएटेड कंपनी किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं पूंजी बाजार के आधार पर लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज। तो स्टूडेंट बहुत ही इजी है ये, जिस कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड होते हैं उसे हम लिस्टेड कंपनीज कहते हैं, और जिन कंपनीज के शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होते उन्हें हम अनलिस्टेड कंपनीज कहते हैं। तो सूचीबद्ध कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिनके अंश शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं, सूचीबद्ध होते हैं, उन कंपनीज को लिस्टेड कंपनीज कहा जाता है। और जिन कंपनीज के अंश स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध नहीं होते उन्हें असूचीबद्ध कंपनियां कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अन्य कंपनीज की, यानी कि अदर कंपनीज, सरकारी कंपनियां। सरकारी कंपनी की जो डेफिनेशन है, गवर्नमेंट कंपनी किसे कहेंगे, इसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 के सब सेक्शन 45 में है। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है स्टूडेंट, जिसकी अंश पूंजी का कम से कम 51% हिस्सा केंद्र सरकार ने या राज्य सरकारों ने या मिश्रित रूप से धारण किया हुआ है। यानी कहने का मतलब, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन ABC लिमिटेड। यदि इस कंपनी की शेयर कैपिटल का 51% हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 50% या इससे ज़्यादा हिस्सा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास संयुक्त रूप से है, या फिर 2 या 2 से अधिक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो उसे अपन कौन सी कंपनी कहेंगे, उसे अपन कहेंगे सरकारी कंपनी। स्टूडेंट वापस सुनिएगा, सपोज कीजिए एक कंपनी है ABC लिमिटेड, यदि इसकी शेयर कैपिटल का 51% हिस्सा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, या फिर सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट के पास संयुक्त रूप से हो, या फिर 2 या 2 से अधिक स्टेट गवर्नमेंट के पास संयुक्त रूप से हो, तो ये कंपनी कौन सी कंपनी कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं विदेशी कंपनी किसे कहते हैं। तो विदेशी कंपनी के बारे में भी सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में बताया गया है, जिसका पंजीकरण किसी अन्य राष्ट्र में हुआ हो, यानी कि वो अदर कंट्री के कंपनी एक्ट में क्या हो, रजिस्टर्ड हो, किंतु व्यापार भारत में करती हो,
तो उस कंपनी को हम फॉरेन कंपनी कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन किसी अदर कंट्री के कंपनी एक्ट में हुआ हो लेकिन वो व्यापार भारत में करती हो, तो उस कंपनी को हम फॉरेन कंपनी कहेंगे। फेरा कंपनी, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी, जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के अधीन के अंतर्गत भारत में कार्यरत है, उसे हम फेरा कंपनी कहेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट जो है, विनियमन अधिनियम जो है 1973 के अधीन अगर भारत में कार्य कर रही है तो उस कंपनी को हम क्या कहेंगे, फेरा कंपनी, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। निष्क्रिय या सुसुप्त कंपनी, डिफंक्ट या डॉर्मेंट कंपनी किसे कहते हैं, ऐसी कंपनी जिसमें विगत 2 वर्षों से व्यापारिक क्रिया का संचालन नहीं हुआ है, यानी कि ऐसी कंपनी जिसमें विगत 2 वर्षों से किसी भी व्यावसायिक क्रिया का संचालन नहीं हुआ है, व्यापारिक क्रिया का संचालन नहीं हुआ है, यानी कि उसने अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं, तो उन कंपनीज को हम निष्क्रिय कंपनी कहते हैं। या फिर ऐसी कंपनियां जो भावी परियोजना के लिए, यानी कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए या बौद्धिक संपदा पेटेंट की प्राप्ति के लिए पंजीकृत हो गई हों और कोई व्यावसायिक क्रिया नहीं की हो, उन कंपनीज को भी हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय कंपनियां कहते हैं। यानी कि इस कैटेगरी में 2 तरह की कंपनियां आती हैं भाई। एक तो वो कंपनियां जिन्होंने 2 वर्षों से कोई भी व्यापारिक क्रिया का संचालन नहीं किया है, अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं। एक वो कंपनियां जो भावी परियोजना को ध्यान में रखते हुए कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो गई हैं, या फिर किसी बौद्धिक संपदा की प्राप्ति के लिए कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो गई हैं और कोई व्यावसायिक क्रिया जिन्होंने अभी तक नहीं की हैं, उन कंपनीज को भी हम निष्क्रिय या सुसुप्त कंपनी कहते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को ढंग से समझ में आया होगा। अपन ने सभी टाइप्स ऑफ कंपनीज को अभी डिस्कस किया। तो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि भाई फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी किस तरीके से होता है, यानी कि उसमें हम कंपनी फॉर्मेशन की जो 4 स्टेज हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल और कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, उसको भी क्या करेंगे स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।